राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप हमारे प्यारे प्यारे नेट अभ्यर्थियों का, जीआरएफ अभ्यर्थियों का। आइए हम सभी पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ। और इससे पहले हमने चर्चा की थी गारसादी तासी के बारे में। गारसादी तासी का जो ग्रंथ था उसका नाम था क्या? इस्तवार दैला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। और उसका प्रकाशन वर्ष आपको अच्छी तरीके से याद भी है। और आप ये भी जानते हैं कि सर्वप्रथम लिखने का, हिंदी का इतिहास लिखने का प्रयास गारसादी तासी ने ही किया। उर्दू के प्रबल समर्थक थे और आपके 738 कवियों का उसमें स्थान दिया गया। उसमें से 72 कवि केवल हिंदी के, बाकी सभी उर्दू के, कुछ पंजाबी के भी हैं। तो कुल मिलाकर के वो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ था ही नहीं, वो केवल कवियों का वृत्त संग्रह है, यानी कवियों का परिचय मात्र रहा। आचार्य शुक्ल ने भी यही कहा कि ये ग्रंथ केवल कवियों का परिचय मात्र है। इसके अंतर्गत इतिहास दृष्टिकोण से, यानी कि इतिहास दृष्टिकोण जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। अर्थात ये है व्यवस्थित और आपके सम्यक रूप से, वैज्ञानिक रूप से इसे इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। अब इसके पश्चात, अब ये तो आखिर उसका महत्व तो है। महत्व इसलिए है कि सर्वप्रथम कोई आपके यानी कि विद्वान है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास तो किया, यानी नाम ही दिया है लेकिन प्रयास तो किया है। और जब पहले पहले प्रयास करते हैं तो त्रुटियां तो बहुत हो जाती है, लेकिन नाम हमने उनको हिंदी साहित्य का इतिहास कह दिया, इस्तवार दला लिटरेचर एंदो हिंदुस्तानी। लेकिन वो तो कुल मिलाकर के उर्दू का इतिहास रह गया था। उनकी नज़र में उर्दू ही हिंदी थी, लेकिन हिंदी अलग है, उर्दू पृथक भाषा है। आइए इसी लेखन पद्धति के अंतर्गत हमारे अगले लेखक आते हैं जिनका नाम है ठाकुर शिव सिंह। लिखिए, अगले लेखक है हमारे ठाकुर शिव सिंह। और इनका जो ग्रंथ है, इनकी रचना है, इस रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज ये। और इसका प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशक है नवल किशोर प्रेस, लखनऊ यूपी में है। और प्रकाशन वर्ष वो है 1883 ईस्वी। अब आगे लिखिए, इसी के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1833 ईस्वी में माना है। 1833 ईस्वी में माना है। इसी के आगे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इनके ग्रंथ का नाम है आधुनिक
हिंदी साहित्य ने 1877 ईस्वी तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हिंदी पुस्तक साहित्य ग्रंथ में 1878 ईस्वी माना है। अब आपका सीधा सा सवाल बनता है इनका कि बताइए ठाकुर शिव सिंह ने आपके कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो इन्होंने लिखा है शिव सिंह सरोज। प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपका उत्तर करना है 1883। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, शुक्ल जी के ग्रंथ में इतिहास लेखन पद्धति का प्रारंभ भी इन्होंने इसी से ही चालू किया है, यानी शिव सिंह सरोज से ही उन्होंने वर्णन चालू किया है। और उसका समय माना इन्होंने 1833 ईस्वी। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1877 माना और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका प्रकाशन वर्ष 1878 ईस्वी माना है। अब बड़ा द्वैत मत हो गया, लेकिन ये सवाल पूछा हुआ है कि आपके शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपका उत्तर होगा सीधा सा 1883 ईस्वी। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपके हिंदी शिव सिंह सरोज का आपके प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपका उत्तर फिर क्या होगा, फिर आपका उत्तर होगा 1833 ईस्वी। तो ध्यान रखिए, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1833 ईस्वी में माना है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1877 ईस्वी में माना है और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने आपके 1878 ईस्वी में माना है। आगे देखिए, इसी के साथ में लिखते जाइए। इसमें कवियों की संख्या लगभग 1000, वास्तविक संख्या 1003। अब इसके बारे में क्या क्या इसका महत्व है, मेरे साथ साथ आप लिखिए, पॉइंट लगा के लिखो, एरो लगा के लिखो। लिखिए, किसी भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है, किसी भी भारतीय के द्वारा। तो आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, मेरे साथ साथ चलते जाइए और लिखते जाइए। आइए आगे क्यों लिखते हैं। भारतीय भाषा में या फिर कह लीजिए हिंदी भाषा में, भारतीय भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य, भारतीय भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य
इतिहास ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है। आगे लिखिए, इन्होंने 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। पुष्य या पुंड का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। इसी के आगे की ओर लिखिए, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम आपके यानी कि कवि स्वीकार किया है। आगे लिखिए, इस ग्रंथ में कवियों के जन्म, मृत्यु आदि का उल्लेख हुआ है, किंतु वर्तमान में प्रस्तुत आंकड़े विवादास्पद है। प्रस्तुत आंकड़े क्या हैं? विवादास्पद है। आगे लिखिए, यह ग्रंथ आकार आदि या फिर लिखिए वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है। आगे लिखिए, इस ग्रंथ में तटस्थता, पर्यवेक्षण, वर्गीकरण, काल विभाजन का अभाव है। काल विभाजन का क्या है? अभाव है। इस ग्रंथ से परवर्ती इतिहासकारों की राह आसान हुई। यानी इस ग्रंथ के लिखने के पश्चात आपके बाद में आने वाले इतिहास ग्रंथ लिखने वाले, उनकी राह आसान हो गई, क्योंकि इसमें आपके मसाला उनको मिल गया। इसी के साथ में लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा है।
वृत्त संग्रह है कहा है। ये देखिए, अब आप लिखिए, इस ग्रंथ से संबंधित आपकी अधिकतर महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपकी उपस्थित हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ बातें आपकी आ चुकी है। ऐसे भी कह सकते हैं इसे हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु कह सकते हैं। मतलब यहाँ से इतिहास लेखन चालू हो गया, सच्चे अर्थों में कहें, ऐसे कहें कि भारतीय विद्वान के द्वारा किया गया प्रयास कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब देखिए, इसमें बहुत कुछ बातें आपके समक्ष आ गई है। अब यहाँ से कैसे कैसे सवाल आएंगे उनकी भी हम एक बार टीका टिप्पणी कर लेते हैं। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ ये भी, तो आप एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने या फिर लिख लिया होगा मेरे साथ साथ। जहाँ तक उम्मीद तो ये कि आपने लिख लिया होगा। आइए, इससे पहले जो ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम था आपकी इस्तवार दला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। वो जो उनकी परंपरा थी उसी परंपरा को इस ग्रंथ ने आगे बढ़ाया है। अब इसका महत्व इसलिए है कि यह एक पहला ग्रंथ है जो भारतीय भाषा में लिखा गया है, और ये पहले आपके लेखक हैं जिन्होंने भारतीय भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, या फिर प्रथम भारतीय विद्वान हैं, यूँ कह लीजिए प्रथम भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, प्रथम भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब इसमें 1003 कवियों का परिचय दिया गया है, 1003 कवियों का। अब 1003 कवियों का परिचय इसमें दिया गया, उससे आपके परवर्ती आपके जो इतिहासकार थे उनकी राह बड़ी आसान हो गई, उनके लिए आपको सुनियोजित परंपरा प्रारंभ हो गई। हाँ, लेकिन इसमें काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया, इसके अंतर्गत आपकी वर्गीकरण का अभाव रहा, इसमें वैज्ञानिकता का अभाव रहा, इसमें विधेयवादी पद्धति का, वातावरण का, आपके जाति का, तात्कालिक परिस्थितियों का, इनका कोई वर्णन नहीं रहा। इसलिए हम इस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केवल वृत्त संग्रह कहा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा। अर्थात कवियों का परिचय मात्र है, लेकिन महत्व इसलिए है कि प्रथम भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया है, इसलिए महत्व है। और दूसरा महत्व इसलिए है कि आपको क्या कमी रही उसको सुधार करते हुए ये आगे की ओर परवर्ती कवि बढ़ पाएंगे, तो उसको सीख भी यहीं से तो मिलेगी। 1003 कवि, उनको सीधा सीधा सा मसाला मिल गया कि साहब 1003 कवियों का परिचय मिल गया। आखिर उसमें दिए गए आंकड़े, जन्म काल, मृत्यु, इनमें काफ़ी विवाद है वर्तमान की स्थितियों में, लेकिन फिर भी आप कहिए इस ग्रंथ का काफ़ी महत्व है, क्योंकि भारतीय भाषा में भारतीय विद्वान के द्वारा लिखा गया है। आइए, इससे बनने वाले सवालों को हम जरा देखते हैं एक बार हल्की हल्की नज़र से। तो इसके बनने वाले सवाल है, ये देखिए, हमारे लेखक का नाम है ठाकुर शिव सिंह, और ठाकुर शिव सिंह सेंगर, पूरा नाम लिखना चाहो तो यह है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ये अब ग्रंथ है इनका शिव सिंह सरोज, इसका प्रकाशक है नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से हुआ था। प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इसका प्रकाशन वर्ष, ये नेट में पूछा हुआ सवाल है। हाँ, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1833 ईस्वी माना है, ये ध्यान रखिए। अब ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बार पूछा गया है। अगले देखिए, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय आधुनिक हिंदी साहित्य की कृति है, उसमें 1877 माना है। माता प्रसाद गुप्त ने 1878 माना है, लेकिन ये इतने पूछे नहीं गए हैं जितना कि ये पूछा गया, ये आ चुका है। और वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि सवाल बोनस योग्य है, लेकिन बोनस योग्य नहीं, पूछा यही गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये पूछा यही गया था। हाँ, अब देखिए आगे की ओर चलते हैं। कवियों की संख्या इस ग्रंथ में लगभग आपके 1000 कवियों की संख्या है,
यानी लगभग। वास्तविक संख्या है 1003 कवि। भारतीय भाषा के अंतर लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है और प्रथम भारतीय विद्वान हैं, हाँ, आपके जिन्होंने यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। अब सवाल आए कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय विद्वान कौन है, तो आपका उत्तर यही होगा, क्या, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। भारतीय भाषा के अंतर लिखा गया हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। अगला सवाल आपका, फिर आपके इन्होंने सवाल आएगा कि आपके पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि किसने माना है, तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने माना है। फिर सवाल आएगा कि आपके यह शिव सिंह सरोज ग्रंथ है वो कौन सी पद्धति पर लिखा गया है, तो आपका उत्तर बनेगा वर्णानुक्रम पद्धति के अंतर लिखा गया है। इस ग्रंथ में किसका अभाव है, तटस्थ था। इस ग्रंथ के अंतर्गत हम कहेंगे तो आपके तटस्थ था, और फिर आपके कहे पर्यवेक्षण और आपके वर्गीकरण काल विभाजन का इसमें अभाव है। इस ग्रंथ से अब सवाल आएगा कि कौन से ग्रंथ से परवर्ती इतिहासकारों की राह बड़ी आसान हुई, तो शिव सिंह सरोज से हुई, क्योंकि आने वाले इसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 952 कवियों का परिचय दिया, उसमें से 886 तो इसमें से ऐसे कैसे उठाए उन्होंने, हाँ, और सच्चे अर्थों में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ वो ही है, जिसमें हम सम्यक रूप से सच्चे अर्थों में कह सकते हैं। लिखने का आखिर उसमें भी बहुत त्रुटियां हैं, लेकिन सही ग्रंथ तो पहला तो शुक्ल जी का ही आएगा, लेकिन प्रयास तो किया ना इन लोगों ने, तभी जाकर जो गलती होगी अगले ग्रंथ में फिर गलती नहीं होगी, तो ऐसे सुधार चलता तो रहेगा ना कम से कम। हाँ, आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को केवल व्रत संग्रह कहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत सब कुछ अभाव, कुछ मतलब नहीं है, और इसमें दिए गए आंकड़े हिंदी साहित्य का इतिहास का इसे प्रस्थान बिंदु कह सकते हैं, यहीं से चालू होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब और बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि ठाकुर शिव सेंगर ने किन किन विद्वानों को क्या क्या कहा, तो जहाँ जहाँ कहा है वहाँ वहाँ उनको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके हो चुके हैं। आइए अगले हमारे आपके लेखक हैं हिंदी इतिहासकार, उनका नाम है, लिखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन अगले हमारे लेखक हैं, बिंदु डाल लीजिए आप सभी, जॉर्ज ग्रियर्सन। इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये नाम बड़े बड़े जरूर हैं पर याद हो जाएंगे आसानी से, कोई समस्या नहीं है, एक बार पढ़ोगे दोबारा अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, और इसके साथ में आपके आए हुए सवालों को निकालते रहिए और भी आसान हो जाएगा, आपको ये भी पता लग जाएगा सवाल क्या पूछा गया है। आगे लिखिए, इसका प्रकाशन वर्ष, हाँ, इसका प्रकाशन वर्ष है आपके 1888 ईस्वी, और इसी के साथ में लिख लीजिए स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1889 ईस्वी में सामने आई। ये लीजिए, अब सवाल आए कि आपके द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1888 ईस्वी। अब इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है, इस ग्रंथ का प्रकाशक लिखिए एशियाटिक इसका पूरा नाम इस तरीके से आएगा, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये ध्यान रखिए, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल के अंतर्गत है आपके, यानी कि इसका प्रकाशन वर्ष
और इसकी स्थापना के बारे में भी विद्वान कहते हैं कि हिंदी के जो आपके ग्रंथ हैं, जो आपके जो ललित कलाओं के उत्थान के लिए इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रख लीजिए, इस संस्था की ललित कलाओं के उत्थान के लिए 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में स्थापना हुई थी इसकी, इस संस्था की। ये ध्यान रखिए, बंगाल के अंतर्गत। अब आइए आगे की ओर चलते हैं। इस ग्रंथ के अंतर्गत कवियों की संख्या 952। इनमें से 886 कवि शिव सिंह सरोज से लिए हैं, ज्यों के त्यों लिए हैं, कोई बदलाव नहीं। आगे की ओर लिखिए 886। इस ग्रंथ के आधार ग्रंथ हैं, स्तवार, दैला, लिटरेचर, एंदुई, हिंदुस्तानी। स्तवार, दैला, लिटरेचर, एंदुई, हिंदुस्तानी। और मुख्य ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। फिर आपके भक्तमाल, फिर है आपका मूल गोसाई चरित, बाबा बेनी माधवदास का, याद होगा आपको। ये विचित्रोपदेश, नक्शेदी तिवारी, ये और सुंदरी तिलक यानी कि हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ये लिख लो, याद रह जाएगा। ऐसे रिपीट होगा तभी याद होगा बार बार। इसके लेखक हैं बाबा बेनी माधव दास, भक्तमाल नाभादास जी की। और ये तो भी आपने पढ़ाई है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। और ये जानते ही हैं गारसादी तासी। हाँ, और भी आप लिखें तो जैसे कि भाषा काव्य संग्रह है, ये महेश दत्त की, और फिर हम बात करें महेश दत्त और इसी के आगे बात करते हैं तो श्रृंगार संग्रह है। कुल मिलाकर के देखिए, यानी कि परवर्ती कवि जो लिखेंगे, लेखक लिखेंगे, उनसे पहले उनका ही तो आधार लेंगे ना। हाँ, तो इन ग्रंथों का इन्होंने आधार लिया है आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने, तब जाकर इस ग्रंथ को ये लिख पाए हैं।
और इसका प्रकाशन हो गया था। आखिर इस ग्रंथ की जो भाषा कहेंगे, लिख लीजिए, इस ग्रंथ की भाषा है अंग्रेजी। हाँ, क्योंकि अंग्रेजी के ही हैं तो अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे। इस ग्रंथ की भाषा क्या है? अंग्रेजी। लेकिन खास बात है इस ग्रंथ की कि इन्होंने बाकायदा कहा है कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहा हूं, इसलिए मैं केवल आपके हिंदी के कवियों का ही परिचय दूंगा। मैं उर्दू के, संस्कृत के, पाली के या प्राकृत के कवियों को कोई स्थान नहीं दूंगा। इन्होंने बाकायदा कहा है अपने ग्रंथ के अंतर्गत। तो आइए इस बात को हम नोट करते हैं, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए। हाँ, ये सवाल ही सवाल हैं, हर लाइन का सवाल है, ध्यान रखिए। आइए आगे की ओर चलते हैं। लिखिए, इन्होंने अपने ग्रंथ में, इन्होंने अपने ग्रंथ में संस्कृत, पाली, प्राकृत और आपके उर्दू कवियों को स्थान नहीं दिया, कवियों को स्थान नहीं दिया। और क्या कहा था? मैं हिंदी का इतिहास लिख रहा हूं, इसलिए इस ग्रंथ में हिंदी कवियों का परिचय दिया जाएगा, ये बात इनकी हो गई। ये आगे लिख लीजिए, इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में, इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। और इस तर्क के प्रबल समर्थक हैं किशोरी लाल गुप्त। ये और अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत है, ध्यान रखिए। आगे लिखिए, इस ग्रंथ में प्रथम बार कवियों के जन्म मृत्यु के साथ काल विभाजन का प्रयास किया।
का प्रयास किया। ये इस ग्रंथ में प्रथम बार कवियों के जन्म मृत्यु के साथ काल विभाजन का प्रयास किया। आगे लिख लीजिए। ग्रियर्सन ने हिंदी काल विभाजन काल विभाजन 11 या 12 खंडों में किया। पहले नंबर पर ये 12 उत्तर करना, आपको 12 उत्तर करना है, ध्यान रखिए। अब क्यों करना उसका तर्क मैं आपको बताता हूं। इन्होंने जो काल विभाजन किया वो शीर्षकों में विभाजित है। लिखिए, इनका काल विभाजन शीर्षकों में विभाजित है। शीर्षकों में विभाजित है मतलब व्यवस्थित तरीके से काल विभाजन नहीं है, बस शीर्षक बना रखें कि सब इस शीर्षक के अंतर्गत ये है, ध्यान रखिए। तो उत्तर आ जाए आपके 11-12, तो उत्तर करना है 12 ही करना है, नहीं तो 11 भी सही माना जाएगा, क्योंकि 12वां जो बिंदु उस पॉइंट का नाम है विविध। अब विविध को काल विभाजन कहें या फिर शीर्षक कहें, काल विभाजन तो असल में इसमें भी नहीं है, केवल शीर्षक मात्र हैं, लेकिन इन्होंने कुछ टुकड़ों के अंतर्गत कुछ खंडों को बांटने का प्रयास किया है। कुछ टुकड़ों के अंतर कुछ खंडों को बांटने का प्रयास किया है, ध्यान रखिए। इसलिए हम इसके विभाजन को काल विभाजन कह सकते हैं। हाँ, और किशोरीलाल गुप्त तो यानी कि इनका प्रबल समर्थन भी किया है। अब आइए, इनका जो काल विभाजन है उनके आपके 12 बिंदु कौन कौन से हैं। उनमें से पहला है आपका चारण काल, ये, और चारण काल का इन्होंने समय लिखा उसमें से 700 से 1300 ईस्वी, ये। और दूसरा बिंदु है आपके इसी के साथ में 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, ये। और तीसरा बिंदु है जायसी की प्रेम कविता, ये। ऐसे ही चौथा बिंदु है ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय, ये। इसका भी इन्होंने समय लिखा है 1500-1600 ईस्वी, लेकिन समय पूछा भी नहीं जाता, रहने दीजिए। और फिर है 5वें बिंदु पर मुगल दरबार, 6वें पर है तुलसीदास, ये। 7वें पर है रीति काव्य या रीति काल, और 8वें पर है तुलसीदास के परवर्ती कवि, ये। और 9वें पर है महारानी विक्टोरिया के शासन में, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। लिखिए आप इसको एक बार यहां तक।
तो मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने। फिर अगला लिखता हूं मैं आपके लिए। लिखिए, 10वां बिंदु है आपका कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां बिंदु है आपका अठारहवीं शताब्दी। ये विभाजन है इनका। अब ये शीर्षक है, ये काल विभाजन नहीं है। और 12वां बिंदु है विविध। ये 12वां बिंदु क्या है? विविध। अब ये इनके शीर्षक मात्र हैं, ये काल विभाजन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तरीके से बांटने का प्रयास तो किया इन्होंने। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनको सच्चे अर्थों के अंतर्गत हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। ध्यान रखिए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। ध्यान रखिएगा। अब आपके मोटे मोटे तौर पर सवाल तैयार हो गए। सवाल तो बहुत सारे हो गए और इसमें बहुत बार आपके सवाल भी आ चुका है। चलो आइए आगे को लिखते हैं। अगला बिंदु लिखो इसी में, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ का अनुवाद 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। ये बहुत बार आया हुआ सवाल है, लिख लीजिए। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद पहली बार आपके किस नाम से किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इस लाइन को आप ऐसे कैसे नोट कीजिएगा, ये सवाल बहुत बार आ चुका है और कई बार पूछा हुआ। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसी को माना जाता है, सच्चे अर्थों में। हाँ, अब इसी में नोट कर लीजिए, जिसका प्रकाशन हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से हुआ। लिखिए आप मेरे साथ साथ। कहाँ से हुआ है? वाराणसी से हुआ था। किशोरीलाल गुप्त ने इसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। ये सवाल बहुत बार आ चुका, नोट कर लीजिएगा। आगे लिख लीजिए, इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, भक्ति काल को कहने वाले
तो आपके पहले आपके आलोचक हैं यानी लेखक हैं, इनके पश्चात तो बहुत लोगों ने कह दिया, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही कहा है, ध्यान रखिए। और आगे लिख लिए, इन्होंने भक्ति काल को पुनर्जागरण काल या फिर लोक जागरण काल कहा। अब इनमें देखो क्या क्या बातें लिखी, लिख लीजिए। आगे लिखिए, इन्होंने हिंदी भाषा को अंग्रेजी से आविष्कृत माना। और आगे लिखिए, इन्होंने रीति काल को दी आर्स पोइटिका यानी कला काल, दी आर्स पोइटिका कहा। आगे लिखिए, इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया। और किताब का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया। कब से कब तक, इसमें एक बात और ऐड कर लीजिए, इन्होंने सर्वप्रथम 1902 से, यहीं लिख लो, 1902 से लेकर 1909 तक भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से। उसी का हिंदी अनुवाद ये होता है भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। पहली बार प्रयास किया इन्होंने भारतीय भाषाओं को बांटने का, विभाजन करने का, ध्यान रखिए, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। हाँ, तो लिखिए आप मेरे साथ साथ। अब इसमें सवाल बहुत बन चुके हैं आपके, और बहुत सवाल आपके पूछे भी जाएंगे। चलो आगे की ओर लिखते हैं इसी के अंतर्गत। लिखिए, इन्होंने तुलसीदास का 1886 से लेकर 1886 से लेकर के 1923 तक वैज्ञानिक अध्ययन किया। ये
इन्होंने तुलसीदास जी का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। कब से कब तक किया है? तो 1886 से लेकर के आपके 1921 है। 1886 से लेकर के 1921 तक इन्होंने तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन किया और तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे जिनका प्रकाशन प्राच्य विद्या विशारद सभा वेना से हुआ। आगे लिख लीजिए, इन्होंने तुलसी को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा आदमी कहा। ये लिखिए, तुलसी को बुद्धदेव के बाद में क्या कहा है? सबसे बड़ा आदमी कहा है। आगे लिख लीजिए, इस ग्रंथ में प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किया। इस ग्रंथ में प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किया है। ग्रंथ में प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किया जो काफी अव्यवस्थित है। इस ग्रंथ में पर्यवेक्षण वर्गीकरण वैज्ञानिकता वातावरण एवं परिस्थितियों के अध्ययन का अभाव है। आगे लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहा। चलो लिखो बाप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है? केवल वृत्त संग्रह कहा है।
ध्यान रखिए। और इसके अलावा और इन्होंने कुछ भी नहीं कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ भी ऐसे भी, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत आपके सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास तो किया गया। अभी तक ऐसा प्रयास किसी ग्रंथ में किया ही नहीं गया है। तो मेरे ख्याल से आपने इसको लिख लिया होगा यहाँ तक। अब आइए मैं आपके इसके बनने वाले सवालों की आपसे चर्चा करता हूँ। जो इसके सवाल आपसे बनेंगे और बहुधा परीक्षाओं के अंतर्गत वही सवाल पूछे जाते हैं जिनकी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। ध्यान रखिए। सवाल बनेगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ कौन सा है, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन याद रखिए हिंदी भाषा के पक्षकार हैं, विपरीत नहीं है। लिखा जरूर इन्होंने अंग्रेजी भाषा में, लेकिन आपके पक्षकार तो हिंदी के ही हैं। तो इस ग्रंथ के बारे में कई बार आपके सवाल आ जाता है कि आपके द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका ग्रंथ है, तो आपका सीधा सा अर्थ आएगा जॉर्ज ग्रियर्सन का। इस ग्रंथ का प्रकाशन सर्वप्रथम 1888 में हो गया था, लेकिन स्वतंत्र पुस्तिका के तौर पर ये मार्केट में 1889 में आई है। और इसका प्रकाशन हुआ है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इसी संस्था की स्थापना हुई थी ललित कलाओं के उत्थान के लिए। 1784 ईस्वी के आसपास इसका स्थापना वर्ष माना जाता है। इसमें कवियों की संख्या है कुल 952। सवाल आएगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन किया है, तो उत्तर है 952। उसमें से 886 कवि। अब देखो आपसे मैं कहूँ कि आप मेरे बारे में परिचय लिखिए, तो अब मेरा ग्रंथ आपके पास होगा तभी लिख पाओगे ना। ऐसे ही इनसे पूर्वज, तो इससे पहले लिखने वाले कौन थे, इस्तवार दलाल लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, और फिर इससे पहले कौन आया, शिव सिंह सरोज। तो दोनों से आपके दुनिया भर के आपके लेखक उठा लिए। लेकिन सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात ये रही कि इन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं केवल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास उर्दू, संस्कृत, पाली, प्राकृत के कवियों का कोई स्थान नहीं है। तो इन्होंने सर्वप्रथम जो ग्रंथ की सहायता ली, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, लेकिन ये इसका इतना महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ नहीं है। शिव सिंह सरोज ज़्यादा है, फिर भक्तमाल है, मूल गोसाई चरित है, विचित्र उपदेश है, सुंदरी तिलक है, भाषा काव्य संग्रह है, सिंगराज संग्रह है। तो इन सब का आपके यानी कि आधार लेकर के ये ग्रंथ लिखा गया। लिखा किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंतर्गत आपके संस्कृत, पाली, प्राकृत, उर्दू कवियों को कोई स्थान नहीं दिया गया है, केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है, और हिंदी के पक्षकार हैं। इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, और इस कथन को कहने वाले हैं डॉक्टर किशोरी दास गुप्त। ये देखिए, किशोरी लाल गुप्त। किशोरी लाल गुप्त ने तो मान लीजिए इस ग्रंथ का प्रबल समर्थन लिया है, पर कहा है, और इसका अनुवाद भी किया है। हाँ, सन 1957 में इसके अनुवाद का प्रकाशन भी हुआ था हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से। अब सवाल आएगा कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो यही है। लेकिन ध्यान रखिए सच्चे अर्थों में कहा है, अभी तक मैंने व्यवस्थित शब्द नहीं जोड़ा है। हाँ, व्यवस्थित इतिहास आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ध्यान रखिएगा। और सम्यक और व्यवस्थित रूप करने का प्रयास जिसने किया, तो सम्यक रूप से, बहुत विकराल रूप से, तो वो मिश्र बंधु विनोद आएगा। और पहला ग्रंथ जिसने लिखा वो कौन सा, इस्तवार दलाल लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, वो ग्रंथ आएगा। अब इधर देखिए, इस ग्रंथ में प्रथम बार कवियों के जन्म मृत्यु के साथ काल विभाजन का प्रयास किया है। अब तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए उसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। अब आपका सवाल बनेगा, बताइए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का हिंदी साहित्य का वह कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसमें पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया गया है। तब आपका उत्तर सीधा सा होगा, और उत्तर क्या होगा आपका, यही द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सवाल आएगा कि आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी काल विभाजन कितने खंडों में किया, तो आपका उत्तर करना है 12। 11 भी कर सकते हैं, लेकिन 12वां जो बिंदु है उसका नाम है विविध। अब विविध तो प्रसंग यानी शीर्षक मात्र हैं,
उसमें तो काल विभाजन का कोई बिंदु ठहरता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि इन्होंने आपके काल विभाजन में 12 खंड किए हैं, 12 नहीं मिले तो 11 उत्तर हो जाएगा। हाँ, इनका काल विभाजन आपके शीर्षकों में विभाजित है, अर्थात इन्होंने काल विभाजन ऐसे नहीं किया जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल हो, आधुनिक काल हो, ऐसे नहीं किया है। इन्होंने शीर्षक बनाए हैं और उस आपके शीर्षक जो हैं आपके उन शीर्षकों के आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, किसके आधार पर? शीर्षकों के आधार पर इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया है, ये ध्यान रखिए। किसके आधार पर? शीर्षकों के आधार पर। तो वो शीर्षक मात्र हैं, वो काल विभाजन नहीं है, ये ध्यान रखिए। शीर्षकों में विभाजित है, ये ध्यान रखिए। उस शब्द अशुद्ध था, ध्यान रखिए, शुद्ध करके लिख लो। हाँ, अब देखो इन्होंने काल विभाजन किया, उसको इन्होंने 12 भागों में बांट दिया। अब सवाल आएगा, पहला क्या है? चारण काल। और यहीं से आपका सवाल बन गया कि आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है? चारण काल। तो इन्होंने चारण काल किसे कहा है? आदिकाल को। ये सवाल बन गया आपका। सवाल बनेगा कि आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने आपके चारण काल का समय क्या रखा है? तो 700 से 1300 ईस्वी के आसपास। हाँ, और चारण काल का नाम क्या है? आदिकाल। तो उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है? चारण काल, ये ध्यान रखिए। फिर दूसरा है 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। तो फिर सवाल बनेगा कि भक्ति काल को क्या नाम दिया है? पुनर्जागरण काल या फिर लोक जागरण काल। फिर आपके जायसी की प्रेम कविता। तो सवाल बनेगा फिर कि आपके सूफी काव्य को किस नाम से इन्होंने बांटा है? तो उत्तर आएगा जायसी की प्रेम कविता। फिर आपके सवाल बनेगा कि इन्होंने कृष्ण काव्य को किस नाम से रखा है? तो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ये नाम बन गया, देखिए। और फिर सवाल बनेगा आपके, ये नहीं है, राजनीतिक दृष्टिकोण को किस हिसाब से बांटा है इन्होंने? राजनीतिक जो कवि होंगे या फिर ओहदे पर सुशोभित हैं, तो मुगल दरबार। फिर तुलसीदास जी को इन्होंने अलग से शीर्षक दिया, यानी कि इनकी नज़र में तुलसीदास जी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, ध्यान रखिएगा, सामान्य नहीं है। हाँ, फिर आगे देखिए, इन्होंने रीति काल को क्या कहा? रीति काव्य, यानी कि दी आर्स पोइटिका। दी आर्स पोइटिका यानी कि कला काल हो गया एक तरीके से। हाँ, तो अगला देखिए, फिर उन्होंने आठवां शीर्षक लिया तुलसीदास के, यानी तुलसी के परवर्ती कवि। और फिर 9वां लिया कि महारानी विक्टोरिया के शासन के अंतर्गत हिंदुस्तान, इनमें हिंदुस्तान, ये ध्यान रखिए। और फिर इन्होंने रखा आपके कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और फिर है आपकी 11वीं 18वीं शताब्दी, यानी कि विविध, ये ध्यान रखिए। और फिर इनकी इस ग्रंथ है, इस ग्रंथ का पहली बार जिसने अनुवाद किया, उस ग्रंथ का अनुवाद करने वाले वो कौन है? ये सवाल बहुत बार आता है कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रथम बार अनुवाद किसने किया है? तो हमारा उत्तर सीधा सा निकल के आता है किशोरीदास, आपके किशोरीलाल गुप्त, ये ध्यान रखिए। मैसेज करो व्हाट्सएप। हाँ, फिर आपके सवाल आएगा कि कब किया है किशोरीदास लाल गुप्त ने? तो हमारा उत्तर आ जाएगा आपके यानी कि 1957 ईस्वी के अंतर्गत किया है। किस नाम से किया है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से शीर्षक से किया है। उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो ये सवाल बन गया कि आपकी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, कहाँ से हुआ है? हिंदी प्रचारक पुस्तकालय से इसका प्रकाशन हुआ है, समझ रहे हैं? तो आपके ये सवाल बन गया कि कहाँ से प्रकाशन हुआ, तो आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। क्या उत्तर हो जाएगा? सीधा सा उत्तर हो जाएगा कि आपके प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से हुआ है। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। ये सवाल इतना मोस्ट है, इस कितनी बार पूछा गया है, ये समझ लीजिए। हाँ, वो पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा है? तो सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, ध्यान रखिए। हाँ, इन्होंने का मतलब है जॉर्ज ग्रियर्सन, यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन ही लिख लो, वही ठीक रहेगा। इन्होंने तो फिर नाम याद नहीं रहेगा, मैं लिख देता हूँ जॉर्ज ग्रियर्सन, इनने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। इन्होंने भक्ति काल को पुनर्जागरण या लोक जागरण काल भी कहा है। इन्होंने, आपके सवाल आएगा कि आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को कौन सी भाषा से आविष्कृत माना है, यानी कि हिंदी का विकास अंग्रेजी से हुआ, ऐसा ही मानते हैं। रीति काल को क्या नाम दिया है? दी आर्स पोइटिका। और इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया, यानी कि उनका वर्गीकरण करने का प्रयास किया। किस नाम से किया? हिंदी में तो वो नाम आ जाएगा भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, और इसी को अंग्रेजी में कहेंगे तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कब से कब तक किया? तो 1902 से 1909 तक किया,
ये ध्यान रखिए। सवाल आएगा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी किताब है, तो आपका उत्तर होगा सीधा सा क्या, जॉर्ज ग्रियर्सन। सवाल आएगा भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किसने किया सर्वप्रथम, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। कब से कब तक किया, तो 1902 से 1909 तक किया, ध्यान रखिए। हाँ, अगला देखिए, इन्होंने तुलसीदास जी का वैज्ञानिक अध्ययन किया 86 से 21 तक किया है, और वे तुलसीदास जी पर लगभग इन्होंने 12 निबंध लिखे। उनका प्रकाशन प्राच्य विद्या विशारद सभा आपके वीना से हुआ बताया। इन्होंने तुलसीदास जी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा आदमी माना है, और इन्होंने प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किया जो काफ़ी अव्यवस्थित है, मतलब आपकी दूरता ज़्यादा है, कठिनता ज़्यादा है, 12 भागों में काल विभाजन थोड़ी ना होता है। इस ग्रंथ में पर्यवेक्षण, वर्गीकरण, वैज्ञानिकता, वातावरण, परिस्थितियों का अध्ययन का अभाव है। आचार्य शुक्ल इस ग्रंथ को केवल वृत्त संग्रह के अलावा कुछ भी नहीं कहते। कहते हैं कि ये ग्रंथ केवल आपके वृत्त संग्रह मात्र है, ये ध्यान रखिए। तो जो सवालों के मैंने टिक लगाए आप इनको याद रखिए, ये सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, कहीं भी बाहर जाने वाले नहीं हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसी के साथ में कक्षा को विराम देते हैं और मिलेंगे अगली कक्षा में। जब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।